8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की आपकी जो अपनी किताब है आपकी संस्कृत वाली किताब, जिसका नाम क्या है आपके रुचिरा। अब इस रुचिरा वाली किताब में से भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज के पेपर में आने वाले प्रश्नों को। साथ ही आपके एक पाठ सार आएगा कि आपका हिंदी भाषा में पाठ सार लिखना पड़ेगा। तो पाठ सार आपको जो किस पाठ का याद करना है ताकि आपके 8 में से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक आपके जो श्लोक आएंगे 2 श्लोक, और 2 श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो श्लोक कौन कौन से याद करें ताकि आप 8 नंबर के श्लोक का हिंदी में जो भावार्थ लिख सकेंगे। मैं आपको हिंदी में श्लोक का अर्थ करके भी बताने वाला हूँ। और आपकी किताब के जो पीछे के प्रश्न हैं, पाठ के पीछे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। और आपकी जो किताब है इसमें कितने पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं, और कौन कौन से पार्ट के जो लेखक का नाम इंपॉर्टेंट है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका लास्ट पेपर है आज का पेपर आपके बाकी पेपर से भी बहुत अच्छा होगा, अगर आपने मेरे जो 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो सारे अच्छे से देख लिए होंगे। तो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देख लेना। मैंने क्वेश्चन बैंक भी सोल्व कर दिए, मॉडल पेपर डाल दिए सारे के सारे, और उनको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल 80 अबव 80 हो जाएगा। क्योंकि अपना सपना है आपका जो स्कोर है वो 80 अबव 80 रहे और आपको जो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल करवाया जाए। तो ये आपकी किताब है रुचिरा, जिसका नाम है इसमें अष्टम वर्ग संस्कृत भाषा पाठ्यपुस्तकम। तो ये रुचिरा जिसका नाम है, और इसमें आपको कितने पाठ हो, देखो आपके पाठ का क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि एक प्रश्न आपके पाठ का क्रम पूछा जाएगा कि सब प्रश्न पूछ लेंगे कि डिजी भारतम पाठ्य से कश्य क्रम, इसका डिजी भारत पाठ का जो क्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर कर लेना, फिर आपको तरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि डिजी भारत जो कौन से क्रम का पाठ है। सुभाषितानी ये पहला पार्ट है, इसमें आपके श्लोक है। बिलिश्य वाणी ने कदापि श्रुता, ये आपके 8 नंबर का आपके इसका जो सार पूछेंगे, इसकी कथा का सार पूछेंगे कि आपको कथा का सार लिखना है हिंदी भाषा में। तो इसमें से आपके प्रश्न बनेंगे 8 नंबर का। एक इसको आपके जो क्रम में भी लिखने को बताया जा सकता है, घटनाक्रम में सही बताइए। एक आपकी जो आपके 4 नंबर में आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति में एक कथा जो लिखनी पड़ेगी कहानी, तो उसमें भी ये वाला इस पार्ट का जो प्रश्न बन सकता है। श्लोक जो आएगा एक आपके पहले पार्ट से आएगा सुभाषितानी से, और फिर आपके दूसरा पार्ट आपके वो कहानी वाला, तीसरा पार्ट आपके निजी भारतम में, चौथा पार्ट क्या आपके सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि जो चरणम, इसका लेखक का नाम आपको याद कर लेना है। आप इसका लेखक का नाम क्या है कमेंट करके बताना, मैं इसको आगे भी आपके बताने वाला हूँ। फिर 5वां पार्ट है कंटकनेव कंटकम, ये आपके इसका जो ये जो 8 नंबर की आपके कथा सार आएगा उसमें आपके एक कथा सार ये भी आएगा, तो दोनों में से कोई आपको एक करनी है, या तो बिलिश्य वाणी कदापि श्रुता करनी है, या फिर आपको कंटकनेव कंटकम कर देनी है। मैंने इसका जो आपके PDF है अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया, आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको और आगे इसको हिंदी में बताने वाला हूँ। छठा पार्ट है आपके ग्रहम शून्यम सुता विना, ये आपकी जो माला शालिनी और राकेश वाला पार्ट है, और उनकी जो 3 साल की बेटी है उसका नाम क्या था वो आप कमेंट करके बताएंगे। ग्रहम शून्यम सुता विना, इसमें आपके ये इस पाठ का क्रम कौन सा है, 6 नंबर का पार्ट है, और इसका भी जो पार्ट सारे वो आपके पूछा जा सकता है। 2 तो आपके फिक्स पूछेंगे ही पूछेंगे, इसकी जगह पे आपके इसमें भी ये भी देख लेना थोड़ा सा, इसके भी चांस जो पूरे ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस बार जो इसके भी चांस बन रहे तो इसको भी आप देख के जाना। 7वां पार्ट है भारत जनता हम, और फिर इसके बाद में 8वां पार्ट है आपका संसार सागर से नायिका, 9वां पार्ट आपके सप्त भगिनी वाला है, और 10वां पार्ट है आपके नीति नवीनतम। इस नीति नवीनतम में आपके जो श्लोक आएगा उसका आपको श्लोक को जो भावार्थ में बदलना है। और 11वां पार्ट है आपके सावित्रीबाई फुले का, और 12वां पार्ट है क रक्षित रक्षित, 13वां पार्ट है क्षितौ राजते, और 14वां पार्ट है आपके आर्यभट्ट। तो आपके जो लास्ट वाला प्रश्न आएगा, लास्ट वाला जो जिसमें आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, गद्यांश में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने, उसमें जो बड़ा प्रश्न आएगा 8 नंबर का वो आर्यभट्ट वाला पार्ट से, और एक आपके जो सावित्रीबाई वाला फुले वाला पार्ट है, इससे आने के चांस जो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो पहला पार्ट है आपके सुभाषितानी, इसमें आपके श्लोक दे रखे, इन श्लोकों को अच्छे से याद कर लेना। पहला मतलब तो आपके यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, पहले क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है कि सुभाषित शब्द में सु प्लस भाषित है, सु प्लस भाषित में आपके उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा, और इसका अर्थ पूछे तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके सु का मतलब होता है अच्छा सुंदर मधुर, और भाषित का मतलब होता है वचन, तो सुभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर वचन, इसका उत्तर हो जाएगा। इस पार्ट में आपको सुक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध और पंचतंत्र के जो रोचक श्लोक है उनको लिया गया है। इनमें से इंपॉर्टेंट श्लोक कौन कौन से जिनको आपको हिंदी में अर्थ याद कर लेना है वो मैं आपको बता दें। तो पहले पार्ट में एक तो आपका जो पहला श्लोक दे रखा है, एक तो गुणा गुणेशु गुणगेशु गुणा भवंती, एक ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा साहित्य संगीत कलाविहीन, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन दोनों में से एक तो आपके पक्का आएगा ही आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें गुणा गुणेशु गुणा भवंती, इसका मतलब ये होता है कि श्लोक का कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, ठीक है, और किंतु गुणहीन व्यक्ति में को जो गुण पाकर भी ये जो दोषी बन जाते हैं। नदियाँ जो होती हैं वो नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होते हुए पर्वत से निकलती हैं, किंतु
समुद्र तक जाते जाते वो उसका जो पानी वो पीने योग्य नहीं रहता है। मतलब क्या हुआ इसका कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुछ संगति में आपके जो दोष विकसित होंगे, आपके जो सद्गुण नहीं आएंगे। मतलब कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपकी संगति बनेगी। दूसरा आपके साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ पाषाण विहीन, तृण न खदाप्य जीवमान, और फिर परम पशुनाम। इसमें का आपको जो हिंदी अर्थ बताना है कि साहित्य संगीत कला और कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में बिना पूंछ और बिना सींग के जो पशु के समान है, जो क्या होता है पशु के समान है, जो कि घास न खाते हुए भी है, जो घास न खाते हुए भी है, जो पशु के समान ही वो व्यवहार करता है। अच्छा है कि वो घास नहीं खाता है, वे पशुओं का सौभाग्य है। अच्छा है कि वो पशुओं की घास नहीं खाता है, वरना पशुओं को भी खाने को नहीं मिलेगा। तो जो साहित्य के बिना है, जो संगीत के बिना है, जो कला के बिना है, ऐसे मनुष्य जो संगीत साहित्य कला इनमें बिल्कुल भी आपकी रुचि नहीं है, तो वो लोग कैसे हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे आपके पशु के समान। तो इसको आपको वर्णन इस प्रकार से थोड़ा सा अपने हिसाब से भी वर्णन करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला जो दोनों है आपको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद। फिर एक आपके ये पित्वारस वाला है कि पित्वारस तो कटुकम मधुरम सम्मान, और इसका मैं आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ कि जिस प्रकार जो मधुमक्खी जो कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर भी मधुर रस उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जो लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को एक समान रूप से सुनकर जो मधुर सूक्त के रूप में निर्माण करते हैं। तो जो जैसा संगति में रहेगा वो उसी अनुसार उसका व्यवहार होगा। नेक्स्ट फिर आपकी चिंतना नाम ही विपदा नाम आवादेन आदाव्यव प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्त प्रतिपदे वाहन, यानी कि जो इसका मतलब ये होता है कि आपको संकट से बचाव के जो प्रयास है वो शुरू से उससे आपत्ति आने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। और अगर आप जो उसके प्रयास जो आने वाली विपदा है उसका प्रयास उसकी तैयारी आप पहले से नहीं करेंगे तो फिर वो उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, उसी प्रकार से आप जो अपनी विपत्ति का सामना करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपकी पेपर की तैयारी करें तो आपको पेपर की तैयारी अपने साल भर करनी चाहिए। अगर आप जो परीक्षा से 1 घंटे पहले आप वीडियो देखते हैं, ये आप तैयारी करते हैं, तो वो फिर इतना कारगर होता नहीं। फिर भी आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप जो कम समय में अधिक से अधिक आपका जो स्कोर है वो कर सकें। फिर इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें श्लोक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये आपके पहला जो प्रश्न आपके ये प्रश्न का जो उत्तर आपको एक पद में देना है। पहला प्रश्न आपके ये है कि व्यवसिन की नश्यति इसका उत्तर हो जाएगा विद्याफलम। ये वाला इंपॉर्टेंट है। व्यवसिन किम नश्यति इसका उत्तर हो जाएगा विद्याफलम। और कश्य यश नश्यति तो आपको इसका उत्तर करना है श्रेयाम। दूसरा प्रश्न है कि कश्य यश नश्यति इसका उत्तर करेंगे हम लुब्धस्य यश नश्यति। फिर आपकी किताब में जो एक आपके पेपर में प्रश्न निर्माण वाला आएगा, तो ये वाला प्रश्न निर्माण में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा वो देख लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, इसमें आपके गुणा पे प्रश्न बनाना है। उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा की जगह पे आपको के करना है। गुणा की जगह पे इसमें आपको के बनना है। नद्य स्वादिष्टु भवंती, तो उसमें नद्य की जगह पे कहा करना है, नद्य की जगह पे कहा। लुब्धस्य यश नश्यति, तो लुब्धस्य की जगह पे कश्य करना है, लुब्धस्य की जगह पे कश्य। मधुमक्षिका मधुर में जयंती, तो इसमें आपको करना है मधुमक्खा, ये आपकी स्त्रीलिंग तो का करना है। और तस्य मूर्धीन तिष्ठति वायसा, तो इसमें आपको बनना है का। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये वाला है, एक तो पहला वाला और एक आपके जो दूसरे वाला और एक आपके तीसरे वाला। फिर आपके दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का नाम है आपके बिलिश वाणी कदापि में श्रोता। ये पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा जो नंबर दिलवाएगा वो ये वाला पार्ट दिलवाएगा। एक तो आपके 8 नंबर मिलेंगे इस पार्ट से। आपके इस पार्ट को आपको हिंदी में इसकी सार लिखना है, इसका कथा सार लिखना है, या फिर इसका जो क्रम से लिखनी है, या रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी पूछ लेंगे इसको। ये पार्ट तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। फिर आपके इसमें से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन बन सकता है ये कि ये जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। ये जो पार्ट है आपका दूसरा पार्ट वो आपके एक विलेश वाणी न कदापि में श्रोता, ये एक प्रसिद्ध कथा है संस्कृत की पंचतंत्र का एक तीसरा भाग है, तीसरा तंत्र है। इसका नाम आपको याद रखना है काकोलोकियम से संकलित है। और इस पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, जिसको मैंने आपको कितनी बार पूछा है। और ये 5 खंडों में इस किताब को विभक्त किया गया है, जिन्हें तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्र कहा जाता है। और इसके सभी जो पात्र वो कौन है, पशु पक्षी हैं। फिर इसका आपको हिंदी अर्थ में मैं आपको बताता हूँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो इसी का हिंदी अर्थ हो जाएगा कस्मिन वने खर नकर नामा शेर प्रस्ती। इसको आपको हिंदी में बताना कि एक वन में, किसी वन में जो खर नकर नाम का एक जो शेर है वो रहता था। तो नाम याद रखना, खर नकर। और ये सिंह का नाम है
और फिर इसमें क्या कर ये एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसको भोजन के लिए कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। और फिर उसने सूर्यास्त के समय, ये आपको समय याद रखना, वो गुफा के समय पास में कब जाता है, तो सूर्यास्त समय। तो एक महती गुफा दृष्टवा, उसने बड़ी गुफा देखी जिसमें जो, लेकिन वो चिंतित हुआ कि उसमें जो इसको सोचने लगा वो कि उसने चिंतन किया कि अवश्य इसमें जो कोई कोई रात को जो भोजन के लिए अपने जीव मिल जाएगा और उसको हम भोजन के रूप में खा लेंगे। तो फिर वो क्या करता है, इसलिए वो इसमें अत्रैव, इसमें जो निगुडो भूतवा इनकी छिप कर जो उसको खा जाऊंगा। तो इसमें देखो आपको याद भी रखना है, अत्रैव की संधि विच्छेद क्या होगा, अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव हो जाएगा ये। और भूतवा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपके कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो एकस्मिन अंतरे, कुछ समय बाद में जो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल असमागछत। तो इसमें जो गुहाया स्वामी है उसका नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, दधिपुच्छ नाम है। और इसको ये क्या है कि श्रृंगाल है, गिद्दड़ है ये। समागछत में आपको इसमें उपसर्ग बताना है, समागछत में तो आपकी क्या हो जाएगा, सम प्लस आगछत होता है तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। तो इसी बीच जो गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नामक गिद्दड़, वो वहाँ पे आया तो उसने देखा कि उसने क्या देखा कि जो शेर के अंदर जाने के जो इसमें निशान है वो तो दे रखे हैं, लेकिन बाहर आने के जो निशान है उससे नहीं देखे। तो फिर उसने कहा कि उसको चिंता लगी कि उसमें कोई न कोई जो जीव अवश्य, यानी कि शेर इसके अंदर बैठा हुआ है। तो उसने सोचा अब क्या उपाय किया जाए। तो उसने कहा कि तो उसने एक उपाय सोचा कि उसने कहा कि हे गुफा, वो दूर से बोलने लगा कि हे गुफा, क्या तुम्हें पता नहीं, याद नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ में एक शर्त थी कि मैं जब बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर अंदर बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। इस प्रकार से कहा कि उसने आवाज़ लगाई थी। और ये फिर जो अंदर बैठा था वो जो शेर था, ये देखो, बो बिल अरे गुफा किम न समरसती, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें मेरी जो शर्त थी कि तुम मुझे जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो तुम वापस मुझे अंदर आने के लिए बुलाओगी, अगर तुम नहीं बुलाती हो तो मैं किसी दूसरे बिल में दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे हिंदी में अर्थ ऐसे कर देना है। तो इससे सुन करके, ये सभी सुन करके जो गिद्दड़ इसकी आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा, किसने सोचा, शेर ने सोचा कि अवश्य इस गुफा जो है अपने स्वामी को आह्वान करती होगी, ये इसको बुलाती होगी, परंतु ये मेरे डर से इसको आवाज़ नहीं दे रही है। तो उसने क्या किया कि ऐसा सोच कर जो उसने बड़ी जो दहाड़ लगा के उसको, यानी कि उस जो गिद्दड़ था उसको आवाज़ दे दी कि गिद्दड़ को आवाज़ लगाई। तो उसने जो गिद्दड़ को आवाज़ लगाई तो ऐसा सोचकर और उसकी बड़ी ध्वनि से जो उसकी आवाज़ थी उसे गिद्दड़ को पता चल गया, और बाकी के जो पशु थे वो भी डर कर वहाँ से भाग गए और गिद्दड़ भी वहाँ से जो दूर निकल गया था। इस प्रकार से आपको जो पूरी कहानी है वो अच्छे से बिलश्य वाणी ने कदापि श्रोता, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है कि बिलश्य वाणी ने कदापि श्रोता, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, पक्का आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा। आपके इसमें से प्रश्न कौन कौन से बनते थे, एक तो आपके ये वाला, इसमें देखो इसकी जो संधि विच्छेद पूछ सकते हैं, हस्तपादापिका, तो आपकी क्या करेंगे, हस्तपाद प्लस आदि का कर लेंगे, और तत्सुश्रुवा का तत् प्लस श्रुतवा हो जाएगा। और सहसा आपके एक क्या है, सहसा एक आपके अवयव शब्द हैं, सहसा एक अवयव शब्द हैं। इनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इसमें एक एक नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। एक पद में आपको उत्तर देना है कि सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य जो शेर था उसका नाम क्या था। तो आप सभी को पता है, अच्छे से आपको याद हो गया कि सिंह का नाम क्या था, वो इसका नाम था खर नकर। क्या नाम था इसका, खर नखर था। तो खर नखर आपको याद कर लेना है, खर नकर। गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था, तो गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ श्रृंगाल। तो इसमें हम लिखेंगे दधिपुच्छ श्रृंगाल। तो दधिपुच्छ जो श्रृंगाल था वो उसका गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ श्रृंगाल लिख लेंगे इसमें, दधिपुच्छ श्रृंगाल जो था वह एक गुफा का स्वामी था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप पे, अगर शेर जो किस समय में गुफा के समीप में आया था, आप सभी को पता होगा कौन सा समय था, वो सूर्यास्त का समय था या सायंकाल था। तो सूर्यास्त समय, ठीक है, सूर्यास्त समय या फिर सायंकाल भी लिख सकते हैं। गुहा के अंत प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी उसने किसकी आवाज़ को प्रतिध्वनित किया, तो किस प्रकार से किया था, उसने किया था अपने बड़ी ऊंची आवाज़ में। उसमें हम करेंगे ये, इसका उत्तर आपके सूर्यास्त समय हो जाएगा। और गुहा केन प्रतिध्वनिता, तो उसमें उच्च ध्वनि, ऊंची गर्जन के साथ में जो उसने आवाज़ दी थी। फिर आपके एक प्रश्न आएगा पेपर में कि इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर किसका देना। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि खर नखर कुत्र प्रतिवस्ती स्म, जो खर नखर था वो कहाँ पे निवास करता था। तो आपको पता होगा कि खर नखर कहाँ पे निवास करता था, ये कुत्र को हटा के इसमें वन्य कर देना है। खर नकर वन्य प्रतिवस्ती स्म, इसमें प्रति उपसर्ग याद रखना, प्रति उपसर्ग है। खर नकर जो है वो वन में निवास करता था। महति गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंतित, जो बड़ी गुफा इसको देख करके उसने क्या सोचा कि इसमें कोई न कोई जीव रात्रि को आता होगा और मैं इसमें छुप के बैठ जाता हूँ, फिर इसका भोजन कर लूँगा। तो नूनम एतिशा गुहा रात्रो कोपी जीव आगस्ती,
अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं उसमें छुप के बैठ जाता हूँ। फिर जो श्रृंगाल था उसमें क्या चिंतन किया, जो श्रृंगाल था उसने क्या चिंतन किया, श्रृंगाल ने देखा कि इसमें जो शेर है वो जाते हुए तो निशान दिख रहे हैं लेकिन आते हुए के निशान नहीं दिख रहे। तो ये आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। श्रृंगाल कुत्र पालियत, तो जो श्रृंगाल था वो गिद्दर था, वो कहाँ पे चला गया, तो इसका हम उत्तर क्या करेंगे, श्रृंगाल जो था वो दूरम पालियत, वो दूर चला गया। ठीक है, इसमें आपको दूर लिख लेना है। फिर आपके गुहा समीप श्रृंगाल किम पश्यति, तो ये आपको नहीं लिखना, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके है नहीं। फिर लास्ट है आपका कि क शोभते, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, क शोभते अश्य कथाया, तो श्रृंगाल से चातुर्य निरूपम, जो श्रृंगाल की जो आपका गिद्धर है उसकी जो चतुराई उसको दर्शाए गए हैं। तो क शोभते में आप क्या लिखेंगे, अश्य कथायाम श्रृंगाल से चातुर्य निरूपतम। फिर आपके प्रश्न आएगा रेखांकित पद आधुनिक प्रश्न का जो निर्माण करके लिखना है। इसमें रेखांकित पद का उपयोग करते हुए जो प्रश्न निर्माण करके बताना है। तो सुधार्थ भूख के कारण जो भोजन के लिए वो बाहर भोजन प्राप्त नहीं कर सका, तो इसमें आपको जो सुधार्थ इसके स्थान पे आपको क्या करना है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक इस सुधार्थ को हटा करके हम करेंगे क्या कर देंगे यहाँ पे, तो इसमें कर देंगे हम कस्मात। ठीक है, कस्मात से नेक्स्ट आपके दधिपुच्छ नामा श्रृंगाल गुहा स्वामी, तो इसमें आपके कर देंगे दधिपुच्छ को हटा के कहा कर देंगे। ठीक है, ऐसा गुहा स्वामी सदा आह्वान करोति, तो ऐसा गुहा, ठीक है, इसमें आप कर देंगे कह। नेक्स्ट आपके फिर आपके अलग से ये वाला कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दधिपुच्छ वाला। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके आता है ये घटनाक्रम में, ये आपके 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसे गुहा स्वामी दधिपुच्छ एकामति गुफा पश्चात परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तु जात दुरस्थ श्रृंगाल कर्तुबाद सिंह श्रृंगाल आह्वान करोति दुरम पलायमान श्रृंगाल श्लोक माठम गुहाय स्वामी कोप्यस्ति इति श्रृंगाल से विचार। तो इसको आपको क्रम से घटनाक्रम से बताना है। तो ये जरूर आपके जो अच्छे से याद कर लेना, इसमें आपके घटनाक्रम में एक ये वाला आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो परिभ्रमण है, स्वाद, एक बार एक जंगल में शेर रहता था, उसका नाम क्या था, खरनकर था, ये आपके आ जाए तो वो लिख लेना पहले। नहीं तो फिर आपके गुम था, जो शेर है वो भोजन की तलाश में गया, तो ये लिखेंगे सबसे पहले परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तु जात, उसको भूख लगी थी तो वो बाहर गया। दूसरे नंबर पे आएगा सिंह एका महती गुफा अपश्यत, शेर ने क्या देखी, एक बड़ी गुफा देखी, तो ये दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, गुहा कोपी अस्ति इति श्रृंगाल विचार। ठीक है, इसके बाद में जो गुफा का जो स्वामी है वो इसके अंदर आया, वो तो गुफा के अंदर चला गया। फिर इसके बाद में गुफा का स्वामी जो था दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल वो आया, तो ये आपके 3 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में जो दूर से उसने जो श्रृंगाल जो था, उसके बाद में जो गुफा का स्वामी है उसने जो उसको विचार आया कि इसके अंदर कोई न कोई शेर जो है गया है और उसके बाहर आने के निशान नहीं है, तो ये आप लिखेंगे इसके बाद में कि दुरस्थ श्रृंगाल कोप्यस्ति विचार, तो श्रृंगाल वाला जो विचार आपको इसमें ये वाला 4 नंबर पे लिख लेना है। इसके बाद में दुरुस्त वाला है वो आपके 5 नंबर पे आ जाएगा, और 6ठे नंबर पे आएगा आह्वान क्रोध, ये 6ठे नंबर पे आ जाएगा। और 7वें नंबर पे आ जाएगा आपके दूर पलायमान श्रृंगाल, आह्वान करता है, इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, तो श्लोक मार्ट वाला ये आपके 7 नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसा करके ये वाला आपके जो क्रम से पूछा जाएगा, घटनाक्रम को आपको लिखना है। फिर आपकी एक जो ये इस प्रकार से कथा को, एक तो चित्र आएगा, चित्र को देखकर 4 वाक्य बनाने, या फिर एक जो कहानी होगी उसको, कथा को आपको रिक्त स्थान में इस प्रकार से बनना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी यहाँ से प्रश्न बनेगा ये। तो ये इसमें लिखेंगे एकस्मिन वने, एक वन में क्या था, तो एक वन में था आपके एक वन में, इसमें हम भरेंगे एक वन में क्या था, एक वन में एकस्मिन वने कश्चन, इसमें भर देंगे हम कश्चन। तो सबसे पहले आएगा आपके कश्चन, ये आपकी किताब के पीछे दे रखी 7वां प्रश्न ये एकस्मिन वने, एक वन में जो कश्चन को, ये जो व्याघ्र शिकार था उसने जाल को बिछाया था, तो उसमें भरेंगे कश्चन, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा जालम विस्तारियम, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे तत्र स्थित है, वहाँ पर जो जाल को बिछा दिया था, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके तत्र। फिर इसके बाद में आएगा सपरिवार कपोतराज क्रमशः आगच्छत, तो इसमें लिखेंगे हम क्रमशः, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके क्रमशः आगच्छत। और फिर इसके बाद में लिखेंगे परंतु, ठीक है, इसमें के बाद में आएगा आपके परंतु, तो इसमें के बाद में आएगा कपोता, ठीक है, ये था, ये जो उसने जो कपोतराज ने जो कपोतराज है, कबूतर को कहते हैं कपोतराज, इन्होंने सपरिवार जो उसको देखा। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, नीचे आगच्छत, वो जो नीचे आ गए, यहाँ पे भरेंगे नीचे आगच्छत। इसके बाद में यथा कपोता, जैसे ये जो कबूतरों ने तंडुलान अपश्यत, जो चावल देखे,
तथा, तदा यानी कि यथा के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, तदा आएगा। तब उनकी जो तेसाम लोभो जात, उसके उनमें जो लोभ जाग गया। परम राजा सहमत नासित, लेकिन उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। फिर इसके बाद में क्या लिखना है आपको, इसने कहा कि यदि उसका जो राजा था वो इसमें सहमत नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद में था है आपके ये कि तस्य युक्ति आसित, कि तस्य युक्ति आसित, उसने एक दिमाग लगाया कि यदि वन में जो कोई मनुष्य नास्ति, कोई मनुष्य नहीं है, तो कुत तनुलान संभव, वहाँ पे जो चावल कैसे संभव है। फिर इसके बाद में परम राज्य, इसमें लिखेंगे परम राज्य, जो उनका राजा था उसने उपदेश दिया, लेकिन उसका उपदेश को उन्होंने अस्वीकार कर लिया। और कपोता जो कबूतर थे वो तनुलान को खाने के लिए चले गए जाल में चले गए। तो फिर जाल में क्या हुआ, वो जाल में फंस गए। तो च निपतिता, वो जाल में फंस गए। उक्त कथम क्या है, उक्त कथम ये है कि उक्त कथम सहसा विदित न क्रियाम, सहसा इसमें बना आपको सहसा विदितिम न क्रियाम। एक आपके व्याकरण का प्रश्न आएगा अवयव वाला। तो अवयव क्या होता है, संस्कृत में अवयव दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि विकारी है, जैसे बालक, सह, शुक्ल, गस्ती। और अविकारी शब्दों को अवयव कहते हैं, जो किसी भी कभी भी रूप में नहीं बदलते हैं। उनका लिंग वचन काल है जो पुरुष कभी भी जो बदलता नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से अविकारी शब्द आपको याद रखना है, तो अविकारी शब्द में आपको याद रखना है सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम। इसके अलावा आपको च, अपि, वाग, तु, खलु, न, ये आपके अविकारी शब्द हैं। इस पार्ट में कौन कौन से अविकारी शब्द आए, तो इसमें आपके अवयव कौन कौन से आए, तो आपको याद रखना है कदाचित है, इतस्त है, न है, दृष्टवा है, नूनम है, अपि है, तरही है, अत्र, तत्र, भूत्वा, इति, च, बहि, अहो, एवं, सद, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, सहसा, कदापि। ये सारे अवयव हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक तो आपके सहसा है, एक आपके कदापि है, एक एवं है, एक च है, एक ये आपके एव है, अत्र है, एक आपके ये यदा है, तदा है, और यदि है। ये आपके महत्वपूर्ण सदा है, ये आपके महत्वपूर्ण इसमें से अवयव याद कर। फिर आपके तीसरा पार्ट है जिसका नाम है आपके डिजी वार्तम। ठीक है, डिजी वार्तम आपके इसमें निबंधात्मक पार्ट है। ये डिजिटल इंडिया के संबंध में इसको जो लिखा गया है। इसमें से आपके एक तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा 25वां क्वेश्चन, इसमें आपके जो निबंधात्मक प्रश्न का 8 नंबर आएगा, उसमें इस पार्ट से आपके एक पैराग्राफ आ सकता है। तो इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपके ये कि उत्तर आपको एक पद में देना है। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, जो डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ पे होती है, उसका उत्तर करना आपको संपूर्ण विश्व, संपूर्ण या संपूर्ण विश्व, पूरे जो संसार में जो जैसे डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, संपूर्ण विश्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ता है आपका ये अगला प्रश्न आपका केन स मानवस्य आवश्यकता वर्तते। इसमें आपको उत्तर लिखना है काल परिवर्तने, काल परिवर्तने स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके बदलने पे जो मानव की आवश्यकता बदल जाती है, तो समय बदलने पर जो मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। अगला प्रश्न आपके बनता है कि कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजेजते, ये तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके छपेगा उसमें आपको उत्तर लिखना है करगदा उद्योगे, करगदो उद्योगे। ठीक है, करगदो उद्योगे इसमें आपको लिख लेना है। करगदो उद्योगे कागज उद्योग में जो वृक्ष का उपयोग किया जाता है। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधिता भवन्ति, आजकल जो सारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको संगणक नाम इसमें लिख लेना है। संगणकम, संगणकम क्या है, ये कंप्यूटर का नाम इसमें लिखना है कि सारा काम है जो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये पहला वाला क्वेश्चन कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो आपको मौखिक इसमें ग्रहण की जाती थी, मौखिकम इसका उत्तर कर देना है। नेक्स्ट इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके ये वाला है कि वयम कश्य दिशा अग्रसम, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल भारत, डिजिटल भारत दिशा या अग्रसम, इसका उत्तर कर देना है। फिर आपके प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न है, तो इसमें से आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपके पहला उद्योग पहला प्रश्न बन जाता है भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्ध, तो इसमें आपके इसमें लेखनम की जगह करना है किम, क्या करना है किम कर देना है। एक प्रश्न जो आपके मिलान करने वाला आएगा विशेषण और विशेष वाला, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है विशेषण और विशेष वाला, ये आपके 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तरफ दे रखा आपको मौखिकम मनोगता, और फिर आपके महान, और एक तरफ देखा ज्ञानम उपकार भावा, इसके बाद में और क्या क्या इसमें देख लेते हैं, और टंगनीता और मुद्रा विहीन। तो मुद्रा विहीन आपके हो जाएगा, एक तो देखो मनोगता में हो जाएगा आपके बावा, मनोगता से क्या मिलान कर लेंगे, बावा कर लेंगे, और मौखिका हो जाएगा आपका ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। इसके अलावा दूसरा है आपका महान, इसके अलावा मनोगता हो जाएगा आपके बावा, और मौखिकम ज्ञान हो जाएगा, और उपकार
जो टंगनीता है वो आपकी क्या हो जाएगा, उपकर हो जाएगा। संधि विच्छेद में आपकी कौन कौन सी जो संधि वो इंपॉर्टेंट है, तो संधि विच्छेद में आपको पदस्य और अश्य, तो पदस्य ये आपके ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपकी ये वाली ऊपरी है, ताल पत्रोपरी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ताल पत्र ऊपरी, तो ताल ये हो जाएगा आपके ताल पत्रोपरी, ताल पत्रोपरी, इसको आपको कर लेना है। फिर आपकी कर्गदो उद्योग, ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम क्या कर देंगे, कर्गदो उद्योग कर देंगे, इसका करेंगे कर्गदो उद्योगे, कर्गदो उद्योगे कर देंगे इसका। फिर आपके इति प्लस अनयो, तो ये आपके हो जाएगा इत्य, ये हो जाएगा आपके इत्यनयो, इसको हम क्या कर देंगे, इत्यनयो, ये आपकी यण संधि। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम हो जाएगा, क्या करेंगे हम इसको, उपचारार्थम कर देंगे, उपचारार्थम, ये इसका उत्तर कर देंगे। फिर आपके एक प्रत्यय पूछा जाएगा जिसमें आपके तुमुन प्रत्यय का आपके उत्तर पूछेंगे, तो आपको तुमुन प्रत्यय में याद रखना लास्ट में क्या आता है, तुम आता है, क्या आता है लास्ट में, तुम आता है। और तुमुन प्रत्यय का मतलब क्या होता है, इसमें जो अर्थ होता है वो के लिए होता है, के लिए, ठीक है। जैसे कृतुम, फिर कृत प्लस तुमुन हो जाएगा, कर्तुम हो जाएगा, करने के लिए। दा प्लस दुतुम, दातुम, देने के लिए। खाद प्लस तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख प्लस तुमुन, लिखितुम, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। तो आपके के लिए प्रयोग करते हो, सबके लास्ट की पहचान क्या है, तुमुन प्रत्यय की लास्ट में आपके तुम आता है, तो तुम जिसके बीच में भी देखो आप लास्ट में, उसमें तुमुन प्रत्यय कर देना, और फिक्स इसका उत्तर आपके से हो जाएगा। फिर आपके अगला पार्ट है चौथा पार्ट, जिसका नाम क्या है, चौथे पार्ट का आपको नाम, अच्छा तीसरा पार्ट जो था डीजी भारतम, उसका आपको क्रम याद करना है। आपके प्रश्न पूछे जा सकता है कि डीजी भारतम किस नंबर का जो पार्ट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना। डीजी भारतम आपके तीसरे नंबर का पार्ट है। चौथा पार्ट है आपके सदैव पूर्तो निदेही चरणम, सदैव पूर्तो निदेही चरणम। इस एक तो इसके लेखक का नाम कन्फर्म आपको या कंठस्थ कर लेना है। इसके लेखक का नाम क्या है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, और इसकी जो एक गीत है, ठीक है, इसका गीत है, ये एक राष्ट्रवादी कवि है ये, तो इनके आपको लेखक का नाम क्या याद करना है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, सदैव पूर्तो निदेही चरणम। आप इसको याद कैसे करेंगे, ये कितने नंबर का पार्ट है, तो देखो इसमें 4 शब्द बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये आपको चतुर्थ पार्ट हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कन्फर्म आपके। अब आप नहीं बोलोगे इसको। तो इस पार्ट में से आपके जो वो खंड अ का खंड ख का खंड क में मिलान करने वाला आएगा, सुमिलित करने वाला, वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपके ये वाली जो इंपॉर्टेंट है, सदैव पूर्तो निदेही चरणम, एक तो ये याद करना है। एक आपकी गिर शीघ्र नन्नु निज नियक्तम, एक आपको ये याद कर लेना है। एक आपको ये बल स्वकीय भौतिक साधनम, एक आपको ये वाला याद कर लेना है। ये वाले जो लाइनें वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये आपको मिलान करने वाले में पूछी जाएगी, एक दूसरे को आपको उसमें मिलान करना होगा। फिर इसके बाद में अगला जो मिलान करने वाला है ये है नेक्स्ट आपके कि पति पासाना विस्मा, पति पासाना विस्मा प्रखरा, और एक आपकी ये याद कर लेना है, जहती जी बज बज शक्तिम विदेही रास्ते अनुरक्तम कुरु, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपको इनका जो हिंदी अर्थ है वो भी याद कर लेना है, अगर आपके पासबुक है तो ये जो गिर शिखर वाला है, ये इसको आपको थोड़ा सा जल्दी से याद कर लेना है, और इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रकार से देख लेना है। तो इनकी जो लाइनें वो आपको मिलान करने में पूछी जाएगी, तो यह आपको याद कर लेना है, चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। एक आपकी गिर शीघ्र नन्नु निज निकेतनम, और बलम स्वकीयम भवती साधनम, ये लाइनें आपको अच्छे से याद कर लेनी, इन्हीं में से आपको मिलान करने वाला पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और एक जो पति पासना विस्मा प्रखरा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन हो। ये इसका मतलब क्या है, चल चल पुरतो निदेही चरणम, ये कहता है कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही जो आगे कदम बढ़ाते जाओ। और फिर आप क्या आता है, ये गिरी शीघ्र ननु निज निकेतनम, निश्चय ये घर पहाड़ की चोटी पर है, सवारी के बिना है जो पहाड़ पर आरोहण करो, अपना बल ही साधन होता है, ठीक है, बल स्वयं भौतिक साधन, अपना बल जो साधन होता है, और सदा है जो अपने कदम को आगे बढ़ाते जाओ। फिर आता है पति पासाना विस्मा प्रखरा, पति पासाना विस्मा प्रखरा के पथ में तरह तरह के उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं, और चारों तरफ भयंकर और घातक जानवर भी हैं, और फिर लेकिन हमें तो वहाँ जाना निस्संदेह कठिन है, फिर भी हमें जो अपने कदम है वो आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आपके ये श्लोक जो हिंदी अनुवाद में पूछ सकते हैं, ये वाला इसको आपको याद कर लेना है, जही बीती बज बज शक्तिम, तो ये क्या होता है, डर को छोड़ो शक्ति को बजो, डर को छोड़ो शक्ति को बजो, और उसी तरह से देश से प्यार करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, और हमेशा कदम बढ़ाते जाओ, ये इसका अर्थ होता है। कुरु कुरु सतम देयम स्मरणात्, ये आपको अच्छे से याद करना है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो आपके जो याद रखना है, एक तो ये वाला कि एक तो ये बनता है कि विनय का क्या होता है, विना प्लस ए होता है, और आपको नगारोहण का संधि विच्छेद पूछे तो नग प्लस आरोहण कर लेना है। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बनता है इसमें, एक इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपके अनुरक्तम, ये जो अनुरक्ति में आपके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आपके अनुपसर्ग हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके इस पाठ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
एक लाइन में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इसमें आपका पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वकीय बलम किम भवति, स्वकीय साधनम किम भवति में उसका उत्तर भी बोल जाला साथ साथ में। तो इसमें स्वकीय साधनम किम भवति, इसका उत्तर करेंगे हम बलम। क्या करेंगे, इसका उत्तर हम बलम कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके पति के पिस्मा, रास्ते में क्या है, तो आपके पाषाण है इसका उत्तर। रास्ते में क्या है, रास्ते में हो जाएगा इसका उत्तर पाषाण, इसका उत्तर कर देंगे हम पाषाण। इसका आंसर क्या करेंगे हम इसमें पाषाण कर देंगे। फिर आपके सतत किम धर्ण्यम कर्ण्यम, हमेशा क्या याद करना चाहिए, तो उसमें देय स्मरण, अपना जो लक्ष्य है उसको याद करते रहना चाहिए, देय स्मरणम। ऐतिश्य गीत से रचनाकार, इस गीत के रचनाकार कौन है, तो इस गीत के रचनाकार आपको याद कर लेना है, सदैव पुरतो निदेय चरणम, चौथा पाठ है ये। और इस पाठ के जो लेखक है वो है आपके श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये इनका नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, परीक्षा में आपके छपेगा। स कीदृश कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो वह किस प्रकार के कवि है, वो राष्ट्रवादी कवि हैं। ये क्वेश्चन भी छपेगा आपके राष्ट्रवादी कवि वाला, तो उसको याद कर लेना, वो किस प्रकार के कवि है, वो राष्ट्रवादी कवि हैं। फिर आपके एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको शब्दों को चुन करके यहाँ पे क्रियापद को चुन करके इसमें लिखना है। इसमें पहला आपके त्वम पुरत चरणम निदेही, तो इसमें आपके चरणम के साथ में क्या आएगा, ये निदेही आ जाएगा। दूसरा आपके त्वम विद्यालयम, तो त्वम विद्यालय का साथ में क्या आ जाएगा, चल, तुम विद्यालय चलो, तो इसमें आ जाएगा आपके चल। राष्ट्रीय अनुरक्ति, तो राष्ट्रीय अनुरक्ति क्या है, जही ही, राष्ट्रीय अनुरक्ति इसका जो हो जाएगा विदेही, राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, तो ये दूसरे नंबर पे आपको कर देना है विदेही। मयम जलम, तो मयम जलम का हो जाएगा आपके देही, मयम जलम देही। और फिर इसके बाद में है मुडम, तो मुडह जिही धनाकृस्मत। और फिर आपके लास्ट है गोविंदम, तो कुरु गोविंदम, इसका क्या हो जाएगा, कुरु गोविंदम। फिर आपको कुछ अवयव पद इनको हम देख लेना है। इसमें आपको विद्यालय से एकम उद्यान अस्ति, विद्यालय में एक उद्यान है, तो इसमें आपको भर देना है विद्यालय में एक, तो पूर्त हो जाएगा, विद्यालय में परित, ठीक है, क्या पूर्त हो जाएगा, विद्यालय में है ना, तो विद्यालय से पूर्त, तो उसमें विद्यालय से पूर्त एकम उद्यानम अस्ति। फिर इसके बाद में हो जाएगा सत्यम जयते, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपका, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव का हो जाएगा आपके एव, तो सत्यमेव जयते आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, तो ये आपको सत्यमेव में सत्यम प्लस एव होता है। किम भवान स्नान कृतवान, तो इसमें आपके हो जाएगा खलु, क्या आएगा इसमें, खलु। और इसके बाद में आएगा सह यथा चिंत्यति, तो यथा के साथ में क्या आता है, तथा आता है, यथा के साथ में तथा याद कर लेना, यथा तथा, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी। फिर आपके ग्रामम वृक्ष संति, तो ग्रामम क्या हो जाएगा आपके परित जब भी आएगा तो आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जब भी ये परित शब्द आए परित, तो आपको इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। ग्राम का दूसरी विभक्ति क्या होती है, वो ग्रामम होती है। जैसे राम की द्वितीय विभक्ति होती है रामम, वैसे ग्राम की ग्रामम होती है। विद्या जीवनम वृथा, तो विद्या के बिना जो जीवन व्यर्थ है, तो विद्या बिना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर आपके भगवंत भज, तो भगवान का भजना चाहिए, तो हमेशा, तो सदा हो जाएगा इसमें, तो सदा भगवंत भज। मिलान करने वाले में मान लो आपको ये विलोम शब्द दे दे, तो विलोम शब्द भी आपको देख लेना है। देखो विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, हो सकता है कि आपके विलोम दे दे, आपके मॉडल पेपर में नहीं दे रखे, लेकिन ये वाला आपके दे सकते हैं। तो आपके पूर्वतम का क्या हो जाएगा, पूर्वतम का हो जाएगा पृष्ठम, ठीक है, अंदर का बाहर हो जाएगा। और स्वकीय का हो जाएगा परकीय, और बीती का मतलब डरपो का सास हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, आगमन का गमन हो जाएगा। बस ये मिलान कर लेनी है। अच्छा, थोड़ा सा हम वर्णन इसमें जो अपने कवि हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, इनका जो ये तो इसका ये जो है इनका नाम है आपके श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे और संस्कृत भाषा में इन्होंने काव्य नाटक वगैरह लिखे और इनके खंडों में संस्कृत वाग्मय कोश जिन्होंने इनका संपादन किया था। और इनका जो 3 प्रमुख है जो रचना है, एक तो शिवराज्योदय महाकाव्य है और विवेकानंद विजय है, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, दोनों इसके नाटक इसको याद करना, ये महाकाव्य ये वाला नाटक है। ये अपने गीत में कौन सा छंद का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी गीत में जो पंजिटा है छंद उसका प्रयोग करते हैं। इस छंद में कितने मात्रा होती है, इसमें मात्रा 16 होती है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, इसको चौपाई कहा जाता है। फिर आपके 5वां पाठ जिसका नाम क्या है, 5वें पाठ का जो नाम है वो आपके कंडकनेम कंडकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके जो 8 नंबर पक्का करवा देगा। अगर आपके या तो दूसरे पार्ट का ही जो हिंदी पार्ट पूछा जाएगा, सार पूछा जाएगा, या फिर इस पार्ट का जो आपको हिंदी सार पूछा जाएगा, या फिर दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, दोनों के नाम होंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। तो ये इसको आप भी आप अच्छे से याद कर लेना, जो आपको अच्छा याद हो उसको आप वहाँ पे लिख लेना। इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको किस पार्ट का वर्ण कहाँ का ये लोक कथा प्रचलित है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश का एक डिंडोरी जिला है। वहाँ का जो प्रधानों के जो बीच है जो
प्रचलित एक लोक कथा है और इसमें पंचतंत्र की शैली में रचित किया गया इसको। और इसमें संकट एवं संकट में चतुराई और चतुराई के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना। इसमें क्या है, इसका हम हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि आसित कच्चित चंचलो नाम व्याघ्र अस्ति। किसी जो कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था। फिर एक बार क्या हुआ कि उसने एकदा स वने जाला विस्तारम गृहम आगतवान, एक बार उसने जो जाल बिछाकर वो घर में आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातःकाल चंचल वन गतवान, दूसरे दिन जो वो सुबह के समय वो चंचल जो था, चंचल नाम का जो शिकारी था, शिकारी का नाम भी आपको याद कर लेना, शिकारी का नाम क्या था, चंचल था। तो शिकारी जो है वो वन में गतवान, गतवान का मतलब गया। देखो जिसके लास्ट में वान आए ना उसमें कत वतु पढ़ते हैं, आगतवान, गतवान, दृष्टवान, इसमें कत वतु पढ़ते हैं। देखा कि तेन विस्तारिन जाले दुर्भाग्य एक व्याघ्रबद्ध आसित, उसने देखा कि एक जो व्याघ्र है वो बाघ जो है वो उसमें अपने जाल में फंस गया था। सो चिंतित व्याघ्र माँ खादिशंती अवयम पलायन करिष्यामि, उसने सोचा कि ये जो व्याघ्र है वो मेरे को खा जाएगा, वो जो बाघ है वो मेरे को खा जाएगा। लेकिन उसमें व्याघ्र ने उसको निवेदन किया कि अरे मानव, उसने बताया कि उसने कहा कि अरे मानव, प्रार्थना की उसने कि वो मानव, अरे मानव कल्याण बहुत तू कल्याण करो, यदि तुम माम मोचिष्यसि तो हम तो हम न हनिष्यामि, अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा कहकर उसने जो उससे प्रार्थना की थी। तदा स व्याघ्र जलात बहिर्निसात, लेकिन उसने तब जो उसने जो वो जो व्याघ्र था उसने उस व्याघ्र को, देखो व्याध होता है शिकारी और व्याघ्र होता है बाघ, याद रखना अलग अलग है दोनों। तो व्याध जो था शिकारी जो था उसने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र जो बाघ था वो क्लांत आसित, वो क्या था, व्याघ्र जो था वो क्लांत आसित था, क्लांत था। उसने कहा कि वो मेरे को जो प्यास लग रही है, अरे मानव, वो उसने बोला कि वो मानव, अरे मानव मैं पिपासु हूँ, मुझे प्यास लगी है। नद्या जल में मम पिपासा सम, तुम मेरा नदी से जल लेके आओ और मेरी प्यास को शांत करो। तो व्याघ्र जलम पित्वा, जो व्याघ्र हैं वो शिकारी, ये जो बाघ है उसने पानी पी के फिर उसने कहा कि मेरी प्यास तो बुझ गई है, प्यास शांता मैं पिपासा, मेरी प्यास तो बुझ गई है, परंतु मैं जो भूखा हूँ, उसने क्या कहा, मैं भूखा हूँ तो मैं तुम्हें खादी शामी, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, उसने वो शिकारी था उसने कहा तुम कत्वे धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हें धर्म से बचाया है, लेकिन तुम जो उसका झूठा फ़ायदा उठा रहे हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख शिकारी, मैंने तो तुम्हारी जो भूख, तुम्हारी प्यास शांत की थी, मैंने जो तुम्हें जाल से बाहर निकाला था। तो फिर वो वहाँ से जाता है नदी के पास में, कहाँ जाता है, नदी के पास में जाता है। चंचल नदी जलम अपरसत नदी जलम अवत, कि फिर वो नदी कहती है कि नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, मेरा जल पीते हैं और मुझे ही लोग गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन कौन करता है, वृक्ष करता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल को खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। बाद में वो शिकारी अपनी व्यथा एक लोमड़ी को सुनाता है। किसको सुनाता है, एक लोमड़ी को सुनाता है। ये जो अपनी जो व्यथा वो किसको सुनाता है, एक लोमड़ी को सुनाता है। तो लोमड़ी को वह सुनाता है और लोमड़ी को सुनाने के बाद में उसने, लोमड़ी ने जो उसको अपनी जो चतुराई से उसको वापस उसी जाल में फंसा देता है। वो जो लोमड़ी है वो उसको वापस उसी जाल में फंसा देती है। और लोमशिका कहती है कि उसकी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो सर्वे, जो आपके बनित, जो तुम्हें जो नुकसान पहुंचाते हैं, कि जो कपटीपूर्ण लोग होते हैं उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। आपको इसमें प्रविष्टि के लिए आपको पूछेगी इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको प्र उपसर्ग कर लेना है। प्रत्यावर्तन में आपके प्रति प्लस आ उपसर्ग, ये दो उपसर्ग आपके प्रत्यावर्तन में, प्रति प्लस आ प्लस आवर्तन। फिर आपके इस पाठ के जो इंपॉर्टेंट आपके एक पद वाले उत्तर हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक आपके प्रश्न पूछा था कि व्याघ्रस्य नाम की मासी, जो अपना जो शिकारी था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, चंचल था। तो इसमें हम क्या भरेंगे, चंचल भर देंगे। तो फिर उसने चंचल व्याघ्र ने क्या देखा, तो चंचल व्याघ्र है, उसने देखा कि एक जो व्याघ्र है, व्याघ्र है, चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान। तो चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो वो जाल बद्धे, उसने जाल के अंदर बधा हुआ देखा था। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, जालबद्ध। उसको जाले लिख लेना, या फिर इसको में वन्य भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि कस्मै किमपि अकारिना भवति, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आपकी बद्री गुलमान प्रश्चिका नीलिता, इसका उत्तर करेंगे हम लोमशिका। क्या करेंगे, लोमशिका। नेक्स्ट फिर आपके सर्वकिम समिति, सर्वकिम समिति इसमें आपको कर लेना है
व्याघ्र हो जाएगा। इसका उत्तर क्या करेंगे? व्याघ्र। और फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आपके एक एक लाइन में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके चंचले वने किम कृतम, जो चंचल था उसने वन में क्या किया? उसने वन में क्या किया? एक जाल को बिछाया था। तो जालम वने जालम विस्तारम, वने जालम विस्तारम कर देना। व्याघ्र पिपासा कथम शांता, व्याघ्र की जो पिपासा है, प्यास है, वो कैसे शांत हुई? तो व्याघ्र से पिपासा जलम पीतवा शांत अभवत, उसने पानी पीकर जो शांत को पिपासा को शांत किया था। जलम पिपाता व्याघ्र किम अवध, जल पीकर जो उसने बाघ ने क्या कहा? तो जल पीकर बाघ ने कहा था कि संप्रत अहम बुभुक्षा, मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर इसके बाद में प्रश्न है चंचल मातस्व इति इतिहासकार संबोधन, चंचल मातृस्व ऐसा जो किसने संबोधित किया था? तो इसने ऐसा संबोधित किया था लोमशिकाम को, यानी कि लोमड़ी को ऐसा उसने संबोधित किया था। जाले पुनः प्रब्ध व्याघ्र दस्वा किम अक्रोध, तो उसने क्या देखा? तो वो जो व्याघ्र था उसको कैसा लगा? तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न भूतवा गर्तम प्रत्यागत, वो जो प्रसन्न होकर घर वापस लौट आया था। नेक्स्ट फिर आपके प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन है। तो व्याघ्र जलात बहि निसरात, तो उसमें जलात है तो उसमें आपको अकस्मात कर देना है। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपस्त, उसमें वृक्षम का आपको किम कर देना है। व्याघ्र लोमशिका ये निखिला कथाम निवेदिता, इसमें आपकी लोमशिका एक इसमें स्त्रीलिंग है तो उसमें का कर देना है। मानवा वृक्ष नाम छायंती विरमंती, तो वृक्ष नाम की जगह पे आपको कैसाम कर देना है। नेक्स्ट व्याघ्र नद्या जलेन व्याघ्र पिपाशा, तो उसमें नद्या की जगह पे का कर देना है। फिर आपको ये एक वन में जो ये वाली जो कहानी, इसको आपको पूछा जाएगा कि आपको ये कहानी को यहाँ पे रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। ये चित्र का अथवा वाले में 4 नंबर में, इसमें आपको ये शब्द दे रखे, इनको आपको इसमें भर देना है। तो एकस्मिन वने एक चंचलो, एकस्मिन वने एक चंचलो नाम व्याघ्र आसीत, तो इसमें आपको क्या नाम बनना है? चंचलो नाम बनना है। ठीक है, इसमें आपको बनना है चंचलो नाम व्याघ्र आसीत। स एकदा व्याधरिन विस्तारिन, स एकदा, ये वो शेर और चूहा वाली कहानी, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार एक वन में जो बूढ़ा शेर रहता था, उसमें आपको बनना है वृद्ध। एक बार एक बूढ़ा शेर रहता था। एकदा स व्याधरिन विस्तारेण, एक बार जंगल में जो किसी शिकारी ने जाल बिछा दी थी और वह इसमें जाल में फंस गया था। स बहु प्रयास, उसने बहुत प्रयास, कृतवान, तो 2 नंबर पर आएगा आपके कृतवान, किंतु जालात मुक्त ना भवत, लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर तीसरे नंबर पर आपको लिखना है दृष्टवा, उसने देखा, तो ये दृष्टवा आपके 3 नंबर पर आएगा। दृष्टवा तत्र एकम, उसका समागछत, एक चूहा वहाँ पे आया। स बद्ध व्याघ्र, तो जो वहाँ पे जो व्याघ्र जो था, शिकार जो बाघ जो था उसमें जाल में बंद था, उसने देखा कि मेरे को यहाँ से मुक्त करवाओ। स तुम अहो भवान जाले बद्ध, अहम त्वाम शूद्रम इच्छामि, अहम त्वाम खादिष्यामि इच्छामि, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तत्स्व व्याघ्र अवध अरे त्वम, तो वो जो शेर है, वो जो चूहा है, उसने तो उसकी मदद की थी और वो चूहा शेर को वापस, जो शेर है वो चूहे को खाना चाहता था। अहम त्वाम नहानिशामि मुस्का लघुजाने एवं कृत्वा शीघ्र बाहर बहिर कृतवान, तो जो शेर इस प्रकार से वो बाहर आ जाता है। कुछ आपके तुमुन प्रत्यय वाले देख लेना, इसमें आपके गंतुम है, जैसे गंतुम है, दृष्टुम है, कर्ण्यम है, और कर्ण्यम में आपके अनियर आ जाएगा। पातुम है, खादितुम है, कृतवा में आपके कृतवा में तवा प्रत्यय इसमें आ जाएगा। और इसमें कर्ण्यम में आपके अनियर प्रत्यय है, इसमें कौन सा है? अनियर। यम में आके अनियर आएगा और कत्वा में आपके त्वा आएगा, कत्वा। छठा पाठ है फिर आपके शून्यम ग्रहम शून्यम सूता बिना, इसका भी आपके जो हिंदी में पाठसार पूछा जा सकता है। 2 तो वो कहानियाँ हैं और एक आपके छठे पाठ की भी आ सकती हैं, तो इसकी भी एक बार आप जो हिंदी अनुवाद देख लेना। फिर इसमें आपके किसके बारे में बताए गए हैं, तो इसमें आपके लिए एक तो ये लाइन आपको याद रखनी है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृ ग्रहम आगस्त्य, इसमें आगस्त्य में आपके क्या है? उपसर्ग है। और किस समय आई थी वो? तो ग्रीष्मावकाश के समय वो पिता के घर आई थी। फिर आपको ये विशेषण विशेष में मिलान करना, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो उसमें हम मिलान कर लेते हैं। स्वस्थता तो हो जाएगा आपकी मनोदशा, किडंती हो जाएगी आपकी पुत्री, और फिर इसके बाद में हो जाएगा आपके जगन्य हो जाएगा कृत्य, और कुत्सित हो जाएगा वृत्ति, और महत्वपूर्ण हो जाएगा गोष्ठी। आपकी संधि विच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो आप ये याद रखना, सहसा का आप तो सहसा प्लस एव हो जाएगा। और फिर आपके ये आपके अधुनेव, तो अधुनेव का हो जाएगा अधुना प्लस एव, ये आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक आपकी पर्वतो अपी की, तो पर्वतः प्लस अपी हो जाएगा इसका। अवयव जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, इसमें कौन कौन से अवयव इंपॉर्टेंट है, जैसे इव है, वाह है, अद्य है, अयव है, स्व है, तद है, खलु, अधुना, सहसा है, यद, चेत, ये आपके प्रमुख आपके इंपॉर्टेंट अवयव हैं। यदा, तदा, अलम, यदि,
किम, ये सभी आपके आपके जो इम्पोर्टेंट आपके अवयव है वो। सातवां पार्ट है आपके भारत जनता हम। एक तो आपको इस पार्ट के लेखक का नाम याद कर लेना, कवि का नाम याद करना है। कवि का नाम क्या है? आधुनिक कविता के जो कवि कुल शिरोमणि है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है इनका, याद कर लेना। और इनकी जो रचित कविता है भारत जनता हम, यहाँ से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इसको भारत जनता हम से लिया गया है। ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और कौन से नंबर का पार्ट है ये? 7वें नंबर का पार्ट है। इसका आपको हिंदी सार अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। आपके जो हिंदी में इसमें पूछा जाएगा हिंदी सार का, इसमें श्लोक का अर्थ पूछा जाएगा, तो उसमें आपके एक श्लोक आपके यहाँ से बनता है। एक तो इसका जो पहला है वो आपके इंपॉर्टेंट है, अभिमान धना विनम्र शालीना भारत जनता हम। तो इसका आपके अर्थ हो जाएगा कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ, और मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। फिर आपकी ये हो जाएगा निज वासिम समस्त संसार मन्य च कुटुंब वसुंधराम। तो हम पूरी जो धरती को क्या मानते हैं? वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं। तो इसमें लिखेंगे मैं भारत की जनता हूँ, संपूर्ण संसार को मैं निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को मेरा परिवार मानती हूँ। मैं जो सुबुद्धि है, मैं सुबुद्धि भारत की जनता हूँ और प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। इसमें विधान वाला ये इसका अर्थ हो जाएगा। विधान वाले का आ जाए तो आपको कहना है कि मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और साहित्य कला संगीत से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी के में स्नान करने वाली पवित्र हूँ। फिर इसका जो इतना इंपॉर्टेंट बाकी तो है नहीं है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो उत्सव प्रिय वाला बनता है। ये जो उत्सव प्रिय वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्सव प्रिय हम श्रम प्रिय पद यात्रा देशाटन प्रिय। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि मैं भारत की जनता उत्सवों को पसंद करने वाली परिश्रम प्रेमी हूँ। और इसके अलावा इसमें लिखना है पद यात्रा द्वारा देश का भ्रमण करने वाली और लोक क्रीड़ा यानी कि पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली, मैं अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता। ये इसका जो हिंदी अनुवाद यहाँ से लिखना है। फिर इस पाठ के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में आपको इनका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपके ये आता है कि तो पहला प्रश्न आपके ये है कि हम वसुंधरा किम मन्य, हम धरती को क्या मानते हैं? तो हम पूरी धरती को क्या मानते हैं? कुटुंबकम मानते हैं। तो हम कुटुंबकम लिख लेना इसमें, कुटुंबकम। ठीक है, हम पूरी धरती को जो परिवार मानते हैं। मम सहजा प्रकृति अस्ति, तो मेरी प्रकृति कैसी है? तो मेरी प्रकृति मैत्री है, मित्रों के समान है, मित्र वाली प्रकृति है। हम कस्मात कठिना वार्ता जनता अस्मि, तो इसका हम करेंगे कुशिलात। क्या कुशिलात इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट आपके अहम मित्र से चक्षुषा किम पश्यति, तो हम अपने किसको मित्र को कैसे देखते हैं? इसको लिखना आपको संसारिश, संसारम। इसका उत्तर क्या करेंगे? संसारम कर देंगे। फिर आपके अगला प्रश्न जिसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपके ये कि भारत जनता हम क्या परिपूरिता अस्ति, तो उसका हम उत्तर करेंगे आत्मसुधा। तो आत्मसुधा तत्तीनि स्नाने, परिपूरिता अस्ति। नेक्स्ट फिर आपके अहम किम किम चिनोमि, इसका उत्तर क्या करेंगे? अहम श्रेयम प्रेयम उभय चरोमि। नेक्स्ट है अहम कुत्र सदा दृश्य, तो हम देखेंगे विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य। फिर आपके संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है। इसमें आपकी विनयोपदेता, तो विनय प्लस उपेता हो जाएगा। कुसुमादपि, तो कुसुम प्लस दूसरा हो जाएगा आपकी कुसुमादपि का कुसुम प्लस अपी हो जाएगा। फिर आपके हो जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट जो बनता है वो आपके ये प्रकृति अस्थि, तो प्रकृति प्लस अस्थि हो जाएगा। विशेषण वाला जो मिलान करने वाला क्वेश्चन बनेगा वो आपके यहाँ से बनेगा। ये वाला विशेषण मिलान करना है, तो इसमें आपको विशेषण से मिलान कर लेनी है। सुकुमार, तो यह हो जाएगा आपके भारत जनता। सुकुमारा क्या है? भारत जनता है। सुकुमार में मिलान करेंगे भारत जनता। और सहसा के साथ में मिलान करेंगे प्रकृति, सहसा प्रकृति। और विश्वस्मिन करेंगे जगति, विश्वस्मिन जगति। और सम करेंगे जगतम, समम का करेंगे जगतम। समस्ते करेंगे संसार। अब देखो याद रखो, सुकुमार इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सहजा तो इसमें भी आ रहा है प्रकृति। और अस्मिन तो आपके जगति, ये समम का आपके जगतम हो जाएगा। और समस्ते का आपके संसार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप मिलान करके देखें तो भी आपके मिल जाएगा उत्तर। फिर आपको समान अर्थ वाले से मिलान करना है। समान अर्थ वाले से मिलान करना है, जिसमें आपको जगति का हो जाएगा आपकी नदी, इसमें जगति का हो जाएगा संसार। ठीक है, जगति का मतलब क्या होता है? संसार है। और जगति का हो जाएगा आपके संसार है। फिर इसके बाद में प्रकृति का जो कुशलात का क्या हो जाएगा? कुशलात का हो जाएगा वज्रात, कुशलात का हो जाएगा वज्रात। और प्रकृति का हो जाएगा आपके स्वभाव, प्रकृति का मिलान करेंगे स्वभाव से। चक्षुजा हो जाएगा आपके नेत्रण हो जाएगा, चक्षु का आपके नेत्रण। और तटिनी का हो जाएगा नदी, तटिनी का हो जाएगा आपके नदी। और वसुंधरा का हो जाएगा आपके पृथ्वी। तो इससे आपको जो मेल करके लिख लेना समान अर्थ वाले। फिर आपके अगला पार्ट है, ये पार्ट नंबर 8 है, जिसका नाम है संसार सागर से। इसकी जो लेखक है, इसका लेखक का नाम क्या है? संसार सागर के लेखक का नाम है आपके अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र की जो किताब है वो तालाब के जो संसार सागर है वहाँ से इसकी अध्याय से लिया गया है। संसार सागर के नायक
तो ये संसार सागर के नायक की जो अध्याय है वहाँ से इस किताब को, इसको पाठ को लिया गया है। पहला प्रश्न आपके ये है कि कस्य राज्यस्य भाग्यसु गजदर शब्द प्रयुक्त है, तो उसका उत्तर रहेगा आपके, अपने राजस्थान का है तो राजस्थानस्य, राजस्थानस्य हो जाएगा इसका, ठीक है, राजस्थानस्य, ये कर लेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है गज परिमाण क धार्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गजदर, क्या हो जाएगा आपके, गजदर, इसका उत्तर कर देंगे, गजदर धारण करता है। फिर तीसरा है आपका ये कि कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिक्त गजदरे किम प्रदीप्ते, तो आपको सम्मान, इसका उत्तर कर देना है, सम्मान। नेक्स्ट है के शिल्प रूपेण समादस्य भवंती, तो इसका उत्तर करेंगे हम गजदर, गजदर। अगला प्रश्न आपके उत्तर, आपको पूर्ण वाक्य में इसका जो प्रश्न उत्तर लिखना है, तड़ागा कुत्र निर्मीयन्त स्म, तो तड़ागा का उसका जो उत्तर है आपको क्या करना है, इसका जो उत्तर हम कर लेंगे, तड़ागा अशेष देही देशे निर्मीयते स्म, अशेष देश में इसका जो निर्माण किया गया था। गजदरा कस्मिन रूपे, तो गजदरा किस रूप में जो जानता था, तो गजदरा जो है समाजस्य गंभीर मापिका इति रूपेण परिचित था। गजदरा किम कुर्वन्ति, गजदरा क्या काम करता था, तो गजदरा जो है वो आपके नवनिर्माण का जो योजना है वो बनाने का कार्य करता था, ये वास्तुकार था। क्या सम्मानीय, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजदारा, गजदारा जो सम्मानीय था। फिर आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है इसमें से, इसमें आपके पहला आ जाएगा कि सुरक्षा प्रबंधन दायित्व गजदरा निभालयन्ति स्म, तो उसमें इस प्रश्न की इस जो पैराग्राफ का ये वाला जो वन लाइन अंडरलाइन है, इसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो ये श आ रहा है तो इसमें आपको कश्य कर देना है, ये तैसाम आ रहा है तो इसका आपको कर देंगे कैसम कर देंगे, कैसाम कर देंगे। इसके बाद में कार्य समाप्ति वेतनानी, तो उसमें आपके कर देंगे वेतनानी की जगह पे क्या कर देंगे, ये वेतनानी तो इसकी जगह पे कर देंगे कहानी, ठीक है। और गजदर तो इसमें आपके कर देंगे कह, तड़ागा की कर देंगे का, ये क्या कर देंगे के संसार कथन, तो इसमें आपको क्या भर देना है, अपी का आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर आपके हैं अद्य प्लस अपी वाला, तो अद्य प्लस अपी, इसमें आपको संधि देखनी है, अद्यापी हो जाएगा ये, अद्य प्लस अपी का अद्यापी हो जाएगा। स्मरणार्थम तो स्मरण प्लस अर्थम हो जाएगा। इति प्लस अस्मिन का इत्यस्मिन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इत्यस्मिन हो जाएगा, ये यण संधि का उदाहरण है। और एतस्वेव का हो जाएगा आपके एतेसु प्लस एव, एतेसु प्लस एव, सहसा प्लस एव इंपॉर्टेंट है, सहसा प्लस एव हो जाएगा सहसेव, इसमें दो मात्रा लग जाएगी, सहसैव हो जाएगा, जैसे सदैव तथे होता है वैसे ये हो जाएगा सहसेव। फिर आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपके छात्रा पुस्तकानि विद्यालय गच्छन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, ये ग्रहण करके इसमें आपको बदलना है गृहीत्वा विद्यालय गच्छन्ति। इसके बाद में मालाकार पुष्प में मालाकार, मालाकार मालाकार से क्या बनाता है रचना करता है, इसमें आपको रचयिता रचयन्ति लिख लेना है। मम मन से एका वर्तते, तो इसमें उत्तर लिखना आपको जिज्ञासा वर्तते। रमेशा मित्र सह विद्यालय में गच्छति, सह के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपके सह प्रयोग कर देना है। और सहसा बालिका तत्र अहसत, इसमें आपको एक सहसा भर देना है, सहसा बालिका तत्र अहसत। प्रत्यय में आपको तुमुन वाला प्रत्यय याद हो ही गया होगा, कर्तम का तुमुन हो जाएगा, और हस्त का और त्र का तुमुन, इस सब के पीछे तुमुन है तो तुमुन प्रत्यय लिख लेना है। इसमें त्वा है तो जैसे नत्वा है, गत्वा है, कत्वा है, भुजत्वा है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। उपसर्ग कौन कौन से देख लेना, उपसर्ग में आपको जैसे उपसर्ग के लिए आपके तो उप है, सम है, आ है और प्र है, इनको आपका उपसर्ग याद कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न आता है, इसमें आपको विभक्ति का प्रयोग करना है। विभक्ति में आपको देखो परिता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो विद्यालय में आ जाएगा ये, ठीक है। और उभयता के योग में भी द्वितीय विभक्ति, तो इसमें आपके ग्रामम आ जाएगा, ग्रामम। और सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति, इसमें आपके नगरम आ जाएगा, नगरम। दूसरी विभक्ति देखो ये आपको याद रखना है, एक तो अभिता परिता सर्वता, इन सभी के जो योग में आपके कौन सी विभक्ति आती है, दूसरी विभक्ति आती है, तो इसमें याद कर लेना ये अभिता परिता आ जाए, उभयता आ जाए, सर्वता आ जाए, तो इसमें आपकी कौन सी विभक्ति आएगी, इसमें आपके दूसरी विभक्ति आएगी। जैसे राम का रामम होता है वैसे ही विद्यालय का विद्यालयम, ग्रामम और नगरम आ जाएगा। फिर आपके दिक्क तो का पुरुष, तो का पुरुष से इसकी जगह पे क्या आ जाएगा का पुरुष, तो इसमें आ जाएगा आपके, तो ये का पुरुष से आ जाएगा, का पुरुष में दूसरी विभक्ति का प्रयोग इसमें आपको कर देना है। दिक् के प्रयोग में आपको दूसरी विभक्ति इसमें यहाँ पे लगा लेनी है। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है स, तो स के योग में तीसरी विभक्ति आएगी, स के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, तीसरी विभक्ति आ जाएगा। तो ये बालक का क्या हो जाएगा आपकी, जैसे मृग का मृगे हो जाएगा, तीसरी विभक्ति आएगी स के योग में। बालक का हो जाएगा बालिकेन, बालक का क्या करेंगे बालिकेन करेंगे, बालिका है तो फिर बालिकेन कर देंगे। और पुत्र का कर देंगे, ये पितृ का कर देंगे पितृन, क्या कर देंगे पितृन। और पुत्र होगा तो पुत्रन कर देंगे। शिशु स मातृकृत, तो मात्रा कर देंगे इसमें, शिशु मात्रा स कृति। और पितृ का आपके पितृ हो जाएगा, तीसरी विभक्ति में आपके पितृ ही आता है। और पुत्र होता है यहाँ पे तो पुत्रन हो जाएगा।
अगला पार्ट है फिर आपके नवा पार्ट जिसका नाम है सप्तभगिनी, और सप्तभगिनी एक उपनाम है जो कि अपने उत्तर पूर्व की जो 7 राज्य हैं उनका विशेष नाम दिया जाता है। इनको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। इसमें 7 जो 7 सिस्टर्स है उनका नाम इसमें आता है। तो 7 सिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 7 राज्य हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। एक अपने भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो अपने किताब के अनुसार 7 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य, अपने देश में राज्य कितने, तो 29 थे, आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में चेंज है लेकिन आपको किताब के अनुसार यही याद करना है। वर्तमान में तो 28 ही है और ये आपके 8 है। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ से याद कर। वो जो 7 सिस्टर उनके नाम क्या क्या है, तो 7 सिस्टर के नाम आपको याद कर लेना है। एक तो आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपके 7 सिस्टर के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर जो कौन कौन सी एक इनका जो इतिहास है वो क्या है, तो वह एक सप्तभगिनी स्वीय प्राचीन इतिहास से स्वाधीन, ये जो प्राचीन काल में बहुत ही स्वतंत्र थे। और यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है कि कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। तो जनजाति में आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट जो जनजाति उसके बारे में देख लेना है। एक तो आपकी गारो, खासी, नागा, मिजो, ये यहाँ की प्रमुख है जो जनजातियाँ निवास करती हैं। और कौन सा वृक्ष यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वंश वृक्ष यानी कि बाँस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो वंश वृक्ष को आपको याद कर लेना। और इस यहाँ से बाँस से निर्मित जो हस्तनिर्मित जो वस्तु होती है, आभूषण होते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वंश निर्मित वृक्ष का ही प्रयोग किया जाता है। आपको महत्वादायिनी का जो संधि विच्छेद पूछे तो महत्व प्लस आदायनी हो जाएगा, स्वाधीन का पूछे तो स्व प्लस आधीन हो जाएगा। फिर आपके पहला प्रश्न है ये कि अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, तो आपको अपनी किताब के अनुसार नाम लिख लेना है। अपनी किताब के अनुसार कितना नाम आया, अपने देश में कितने राज्य हैं, उसका उत्तर मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि अपने देश में कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं अपने देश में, जो 29 राज्य हैं, ये 9 आपको याद रखना है। अपने किताब के अनुसार 9 लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अष्टविंशति लिखे तो भी कोई गलत नहीं होगा, वो भी आपके सही हो जाएगा, लेकिन आपको 9 ही लिखना है, किताब में 9 दे रखा है। तो इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपके ये है कि प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन जो स्वाधीन था, तो आपके सप्तभगिनी कर देना है, सप्तभगिनियाँ, ठीक है। सप्तभगिनी इसका उत्तर कर देंगे। प्राचीन समय ये तो इतिहास है वो आपको 7 से जो स्वतंत्र थी। कैसाम समवाय सप्तभगिनी इतनी कथित थे, तो किन को जो सप्तभगिनी कहा जाता है, सप्त राज्यम, तो जो 7 राज्य हैं उन 7 राज्य नाम को जो क्या कहते हैं, सप्तभगिनी कहा जाता है। अस्माकम देश से कति केंद्र शासित प्रदेश सन्ति, तो अपने किताब के अनुसार 8 है तो आपको अष्ट कर देना है, और 7 लिखोगे तो भी अपने किताब के अनुसार 7 है तो 7 कर देना है। तो सप्त राज्य नाम लिख लेंगे। और सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग प्रमुख है, तो आपके कौन सा उद्योग है, वंशोद्योग। इसमें आपको वंशोद्योग लिखो, वंशोद्योग या फिर वंश उद्योग लिखिए, दोनों एक ही है। वंश प्लस उद्योग या वंशोद्योग दोनों, बांस उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है फिर आपके सप्तभगिनी, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है कि सप्तभगिनी के नाम आपको बताने कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो सप्तभगिनी के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, पीछे दे रखा था आपके 7 नाम मैंने आपको बताए थे, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। कौन कौन से नाम है इसमें आपके, तो नाम में आपको याद रखना है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, दो तो ये हो जाएंगे। फिर आपके म वाले तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर नागालैंड और त्रिपुरा, इसको ऐसे याद कर लेना। फिर आपके सप्तभगिनी प्रदेश से किम निवसन्ति, कौन को निवास करता है, तो आप जो जनजातियों के नाम बताए थे वो नाम आपको इसमें लिख लेना है। वंश वृक्षम उपयोग कुत्र होता है, तो वंश वृक्ष का जो उपयोग वहाँ वस्तुओं का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वो आपके 7 सिस्टर में किया जाता है। फिर आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो ये स्वदेशी का हो जाएगा, स्वदेशी, तो हमें याद रखना है कश्य, ठीक है, हमें याद रखना है कश्य। सप्तभगिनी तो आपको कहा हो जाएगा इसमें, और शिल्पा नाम तो इसमें कैसाम हो जाएगा, और स्वर्ग दशाएं तो आपके कैसाम हो जाएगा इसका। फिर इसमें आपके जो मिलान करने वाला है, मिलान करने वाले में आपको मिलान करना है कि कौन किससे जो मिलान हो रहा है। तो इसमें मिलान कर लेना, एक तो अयम तो हो जाएगा, अयम ये इंपॉर्टेंट आपके विशेष है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये। अयम की हो जाएगी आपके, अयम के साथ में मिलान कर लेना है प्रदेश, अयम प्रदेश। और संस्कृति विशिष्ट के साथ में आप मिलान करेंगे भारत भूमौ, और महत्वादायिनी में आप करेंगे संस्कृति, महत्वादायिनी संस्कृति, और प्राचीन हो जाएगा आपका इतिहास, और एक हो जाएगा आपके समवाय। ये क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से ये वाला छपेगा। देखो 7 सिस्टर का नाम आप कैसे याद रखोगे, तो जो 7 भगिनी हैं उनका नाम याद करने का तरीका है कि अ से आरंभ वाले 2 हैं, म से आरंभ होने वाले 3 हैं, और न से आरंभ वाले और त्रि से आरंभ वाले का बोध कराता है। तो न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध करवाता है। तो ये आपको इसमें याद करना है, अद्वयम, मत्रयम, चैव, न त्रि युक्तम द्वयम, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद कर लेना। फिर आपके एक नवनीतम जो 10वां पार्ट है, नीति नवनीतम,
ये आपके इन कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। इसके कुछ श्लोक हैं जिसका आपको हिंदी भाषा में इनका जो अर्थ है वो याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने का आपके हिंदी भाषा में इनका जो अर्थ है वो निकाल। तो इसमें जो पहला जो श्लोक है वो वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सूत्र आपके जो आपके पूछा जाएगा, ये वाला श्लोक। इसमें पहला है कि अभिवादन शिलेश नित्यम वर्धोप सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अपने से जो बड़े होते हैं उनकी जो सेवा करता है, उनका जो 4 चीज़ हमेशा बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो हमें हमेशा जो अभिवादनशील होना चाहिए, हमें हमेशा बड़ों से जो अभिवादन करना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपके इतना जो इम्पोर्टेंट ये वाला यम मात्रा पितरु क्लेशम सहते संभवे नतनाम तस्य निष्कृति शक्याम कर्तुम वस्त्रे। इसमें जो आपको इसका हिंदी अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है कि जो इसमें आपके मनुष्य के जन्म पर जो अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला आप सैकड़ों वर्ष में भी नहीं चुका सकते हैं। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आपका बनता है श्लोक वो है आपके ये वाला सर्वपरम यशम। ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ये वाक्य, जिसका हम अच्छे से इसको श्लोक में देख लेते हैं कि दूसरों में वश में होना ही दुख की बात है और अपने वश में होना ही सुख की बात है, इसलिए सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। तो ये वाला आपकी जो परम सुखम वाला है तो इसको याद कर। फिर इसका जो अंतिम श्लोक है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसको कि दृष्टिपुत वस्त्रम जलम पिबेत सत्यपुतम द्वेच मन पुतम सम्राचित। कि दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम रखें और वस्त्र से पवित्र जो जल है वो छान कर पीना चाहिए और सत्य से पवित्र वाणी कहना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। फिर आपके पास इस पाठ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर उनको एक पद वाले जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके है कि निर्णय संभव किम क्लेश सहते, निर्णय संभव किम। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये वाला जो आप प्रश्न दूसरा ये आपको इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। किधर से जलम पिबे, तो आपके वस्त्रम पुतम, ठीक है, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। इसमें नित्य नवनीतम पाठ कहाँ से लिया गए हैं? तो आपके जो मनुस्मृति वहाँ से लिया गए हैं, मनुस्मृति से लिया गए हैं। आत्मसम किम भवती, तो उसमें आपके सुखम हो जाएगा। फिर आपके 11वां पाठ है सावित्रीबाई फुले, और सावित्रीबाई फुले देखो पाठ 11 है और इनका जो जयंती वो भी आपकी 11 तारीख को मनाई जाती है, 11 अप्रैल को। तो आपके जो लास्ट आएगा पाठ पद्यांश वाला जो 8 नंबर का पाठ आएगा वो इसी में से आने की पूरी संभावना है। एक तो इसको अच्छे से देख लेना। इसमें आपको देखना है कि इनका जन्म कब होता है, एक तो ये याद रखना, और एक इनका जो जन्म होता कहाँ पे वो याद रख लेना। महाराष्ट्र में। इनके माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता का नाम खंडोजी, और इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जो विवाह हुआ था वो ज्योतिबा फुले में। और इनकी जो 9 वर्ष की जो ज्योतिबा फुले है, इनके साथ में विवाह होता है। और उस समय इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु जो थी वो 13 साल की थी। कितनी थी वो? 13 साल की थी। ये किसकी समर्थक थी? तो स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी, और इन्होंने आंग्ल भाषा का अध्ययन हेतु करने के लिए बाहर भी गई। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था, तो ये वाला। और के कुपात जलोदारम अवार्यत, तो इसमें आपके उच्च वर्ग हो जाएगा, और बाकी इसमें से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आपके इसका जो ये वाला पूर्ण वाक्य वाला वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सावित्रीबाई फुले पितृ नाम की मासित, तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इसका जो पिता का नाम था वो हम लिखेंगे इसमें, पिता का नाम था खांडोजी। और विवाह ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक मंडल उद्देश्य की मासित। सत्यशोधक मंडल इसका उद्देश्य क्या था? तस्य द्वयो काव्य संकलित नाम, इनके 2 काव्य के नाम आपको बताना है। एक तो आपको नाम लिखेंगे इनके काव्य का नाम, एक तो काव्य फुले, एक तो इनकी किताब का नाम है काव्य फुले, और एक सुबोध रत्नाकर। ये दोनों आप याद रखना, इनकी 2 रचना है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। 12वां पाठ है जिसका नाम है आपके क रक्षिता, और इसमें आपके पर्यावरण से संबंधित ये वाला जो पाठ है उसको लिया गया है, और 2 मित्रों के बीच में जो ये पूरी जो कहानी के रूप में इसको बताया गया है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस पार्ट में जो आपके घटनाक्रम है वो इंपॉर्टेंट, एक जो ये देखा है इसको आपको घटनाक्रम को इंपॉर्टेंट के रूप में, इसको घटनाक्रम को आप एक बार जो जरूर देख लें। फिर आपके पाठ है 13वां पाठ है जिसका नाम क्या है? अक्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें आप ये कौन से नंबर का पाठ है? 13वां पाठ है, और इसके लेखक का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। लेखक का नाम है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छी प्रकार से कर लेंगे। देखो 13वां पाठ है तो इसमें अक्षर भी 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इसमें आपके 13 अक्षर कूले हो रहे, 13वां पाठ है ये, ऐसे इसको याद कर लेना थोड़ा सा।
इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका दोहा है वो पहला दोहा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भंडार। तो खाद्यान्न के जो पात्र सदा सुंदर रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह भारत भूमि समुद्र से सुशोभित है और भारत पर जो भारत भूमि स्वर्ण भूमि से भी बढ़कर है जो इसको माना गया है। फिर इसमें आपकी ये सेकंड वाला दोहा भी उदाहरण ये भी देख लेते हैं। तो श्लोक है कि त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी, तो इसमें त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर खगोल और परमाणु महाशक्ति से पूर्ण यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की धरती है और यह पृथ्वी पर जो भारत भूमि स्वर्ण भूमि से भी शोभायमान भूमि है। फिर इसमें आपकी ये वाला कि यम वीर भोग्य कर्म सेव्य, तो यह जो वीरों द्वारा भोग्य और कर्म द्वारा भोग योग्य विश्व पर स्तुति प्रस्तुत करने योग्य देवी देवताओं द्वारा प्राप्त करने योग्य भूमि है। यह सदैव जो पर्वों की उत्सवों की धरती है, पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि से भी शोभायमान है। इसमें आपके जो एक श्लोक मिलान करने वाला पूछा जाएगा, तो ये आप देख लेते हैं। यह हो जाएगा आपके त्रिशूल अग्नि पृथ्वी, तो ये आपके हो जाएगा अनुनाम शक्ति नाम महा जी। और फिर आपके वने दिग्जन नाम केसरी नाम, और इसके साथ में हो जाएगा आपके नदी जन नाम पीयूष तुल्यम। इयम वीर भोग्यम कर्म सेव्यम और जगत वंदनीय देव भोग्यम हो जाएगा। फिर आपके सदा पर्वतम मुखनम धैर्यम और नदी तट नाम पर्वत बुधरायम, इसके साथ में मिलान कर लेना है। फिर आपके अंतिम पार्ट है 14वां पार्ट, जिसका नाम क्या है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में आपसे एक लास्ट का जो प्रश्न है, आर्यभट्ट के बारे में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और इनके संबंधित आपकी जो किताब है इनकी आर्यभट्ट की, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, तो एक तो आपकी ये वाला जो पैराग्राफ है वो पहला पैराग्राफ, ये आपके लास्ट वाले प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, ये वाला आने की पूरी संभावना है कि ये तो आपके जो छपने की पूरी संभावना है। पश्चिम दिशा उदयती सूर्य पश्चिम दिशा, ये तो आपकी पूरी आने की संभावना है। इनमें आपको किताब का इनकी नाम याद रखना है कि इनकी किताब का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट की जो किताब है उसका नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम है? आर्यभट्टियम। और इनका जन्म है जो कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है कर्मस्थली, वो उसको अच्छे से याद कर लेना है, पाटलिपुत्र। वेदशाला भी इनकी पाटलिपुत्र कहते हैं, पटना को इनके निकट इनकी वेदशाला बनी हुई है। इनकी कर्मभूमि क्या थी? तो पाटलिपुत्र पटना थी। गणित ज्योतिष में इनका जो प्रमुख है जो नाम है जो लिया जाता है। इसके अलावा आपका ये वाला पैराग्राफ भी सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बनता है। और फिर इसके बाद में जो आपके प्रश्न उत्तर है वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला प्रश्न आपके ये 1 नंबर में कि सूर्य कश्य दिशा है उदय, किस दिशा में उदय होता है? तो आपको लिखना है पूर्व दिशा। या आर्यभट्ट वेधशाला कुत्र स्थित? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पे? तो आपके पाटलिपुत्र नगर। महान गणितज्ञ, तो महान गणितज्ञ इसमें आप आर्यभट्ट का नाम लिखना है। आर्यभट्ट का ग्रंथ रचित, तो आर्यभट्टियम। और फिर आपको अस्माकम प्रथम उपग्रह नाम किम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उसका नाम भी आपको करना है आर्यभट्टियम। फिर आपको अपनी किताब के अनुसार लिखना है कि सुस्थापित संगठित ये सिद्धांत क्या है, चंद्रग्रहण क्या है और सूर्यग्रहण कब होता है? तो सूर्यग्रहण कब होता है? जब सूर्य और ये सूर्य है और सूर्य और ये पृथ्वी है, इधर सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो ये क्या होता है? आपके सूर्यग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर दिन में दिखता है कि दिन में जो अंधेरा हो जाता है, यानी कि ये पूर्णिमा को, ये अमावस्या को होता है ये। और ये चंद्रग्रहण जो होता है वो आपके पूर्णिमा को होता है। रात में जो पूर्णिमा को दिन चांदनी होती है, लेकिन कई बार जो इस सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो फिर आपकी जो इसमें चंद्रमा पर इसकी छाया नहीं पड़ पाती है और ये इसमें अंधेरा हो जाता है। इस पर अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पे आपको अंधेरा देखने को मिलता है। फिर आपको इसमें कुछ प्रश्न निर्माण करने हैं, तो प्रश्न निर्माण जो आप इसके अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पश्चिमी दिशा है तो कश्य दिशा, या परंपरा, गणित ज्योतिष, इसके नाम स्थान पर आपको जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है आपके ये वाला, तो इसमें आपको कयो भर देना है। कयो मध्य चंद्रस्य छाया आपतित सूर्यग्रहण भवती, इसमें आपको कयो भर देना है, इसमें कहाँ भर देना है। और फिर आपको पश्चिम दिशा है तो कश्य दिशा या अस्त लिख लेना है। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें आपके सूर्य पूर्व दिशा या उदयती एवं पश्चिम दिशा या अस्त में आपको हो जाएगा अस्त। सूर्य अचल पृथ्वी चल, तो सूर्य तो अचल है और पृथ्वी कैसी है? चलायमान है, चलती है पृथ्वी। स्वकीय अक्ष गुणित, अपने अक्ष पे कौन घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है। यदा पृथ्वी छायाप्तेन चंद्र प्रकाश आपते अवरुद्ध चंद्रग्रहण भवती, तो इसका हो जाएगा आपके नौकाम। तो इसका तदा हो जाएगा, यदा के साथ में तदा हो जाएगा। नौकायाम उपस्थिति मानव नौकाम स्थिराम भक्ति होता है। संधि छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसमें। तथैव का, तो ये हो जाएगा आपके तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। सूर्यांचल का हो जाएगा सूर्य प्लस अंचल, सूर्य प्लस अंचल हो जाएगा, सूर्य प्लस अंचल। और ग्रंथ अयम का हो जाएगा ग्रंथ प्लस अयम, ग्रंथ प्लस अयम हो जाएगा। और प्रथम उपग्रह, तो ये प्रथम उपग्रह का हो जाएगा प्रथम प्लस उपग्रह, उपग्रह्य। ठीक है, प्रथम प्लस उपग्रह्य हो जाएगा। कालातिगामिनी, तो इसमें काला प्लस
अतिगामिनी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत ही शानदार पेपर आपका रहने वाला है और आज का पेपर आपके बहुत ही शानदार होगा। अंतिम वीडियो है आज का ये और आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा, आपका जो स्कोर है वो 80/80 रहने वाला है। अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस देखे अच्छे से तो आपने बहुत ही शानदार स्कोर करेगा। और इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, मैंने 2016 से लगाकर 2020 तक के जो आपके पेपर वो सोल्व करवा रखे हैं एक ही वीडियो में, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बैठ जाएंगे। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है और कौन कौन से आपके उपसर्ग प्रत्यय आने वाले, कौन कौन से अवयव आएंगे, कौन कौन से संज्ञा सर्वनाम आएगा, उसके बारे में आपको वहाँ पे बता रखा है। तो वो वाला वीडियो आपको देख लेना, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उस पर ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो जरूर से देख लेना। अगर आपके पास में समय कम है तो उसको स्पीड बढ़ा के जरूर देख लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आपके आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको अपने आंसर की के साथ में। और आपका रिजल्ट कब आएगा अच्छे समझे, आपकी एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपका रिजल्ट आप कितनी तारीख को आने वाला है। इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपका जो रिजल्ट कैसे देखना है, इनसे सब पल पल की जो अपडेट है आपको सबसे पहले मिलती है। तो इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, इससे जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपका जो कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।